नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा 9वीं में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बात करी थी गद्य खंड के पाठ 2 राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के बारे में। अब हम आज यहाँ पर बात करेंगे इस पाठ के शेष भाग के बारे में, लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर ल्हासा की ओर पाठ यानी यात्रा वृत्तांत के कुछ मुख्य मुद्दों पर। सबसे पहले तो यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत से अभिप्राय है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपने कोई भी यात्रा की है और उस यात्रा के दौरान आपने जो भी अनुभव लिए हैं उन सारे अनुभवों को अगर आप लोगों के साथ, अपने जनों के साथ लिखित भाषा में साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसे ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यह साहित्य की एक मुख्य शैली भी कही जाती है। जिस प्रकार लघु कथाएं, संवाद या फिर उपन्यास होते हैं, ठीक उसी प्रकार यात्रा वृत्तांत भी साहित्य की एक मुख्य शैली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पहले राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन ने इस पाठ में बात की है अपनी पहली तिब्बती यात्रा की, जिसमें उन्होंने नेपाल के रास्ते उन्होंने जो भी कठिनाइयों, जो भी मुश्किलों का सामना किया या अपने जो भी अनुभव लिए, उन सारे अनुभवों को उन्होंने साझा किया है हम लोगों से। और इसी पाठ के शेष भाग के बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाड़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाड़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर यानी कि सफेद बर्फ की चादरों से घिरे हुए ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अब देखिए, आपने भी अगर कभी किसी ऐसी जगह पर यात्रा की होगी जहां पहाड़ी इलाका हो, जहां का एरिया या हम जगह के बारे में बात करें वह चढ़ाई हो या ऊंची ढलान भी हम कह सकते हैं, तो फिर ऐसी जगह पर आपने ये अनुभव जरूर लिया होगा कि हमें उतराई के वक्त हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, लेकिन चढ़ाई में हमें हमेशा चढ़ने में काफी दिक्कत होती है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। और उसे मारना नहीं चाहता था का मतलब वे और उस पर सवारी नहीं करना चाहते थे, जिससे वह घोड़ा थक कर चूर हो जाए। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं देनक्विक्स्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे देनक्विक्स्तो क्या है, ये एक हम कह सकते हैं स्पेनिश उपन्यासकार का एक जो नायक जो था, जो घोड़े पर सवार होकर चलता था, यहाँ पर उसके जैसा लेखक अपने आप को बता रहा है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, यानी घोड़ा जो था वह काफी थक चुका था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे मतलब 2 रास्ते आगे की ओर बढ़ रहे थे। एक रास्ते से 2 रास्ते वहां पर निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, यानी कि जो लेखक जो था वह गलत मार्ग का चयन कर चुका था, तो वह वापस लौटकर अपने दाहिने मार्ग की ओर आगे बढ़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। अब ये सुमति कौन थे? ये मंगोली जो यात्री जो थे, जो उनको मिले थे, यहाँ पर उनकी बात भी कर रहे हैं। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले मतलब कंडे यानी कि जो गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं गाय भैंस के गोबर के, उन उपलों को जलाकर उन्होंने वहां पर चाय गर्म की थी। तो वे वहां पर कह रहे हैं कि मैंने 2 टोकरी जो कंडे थे वो मैंने फूंक डाले यानी कि जला डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। अब वहां पर लेखक जो है वह अपने घोड़े के विषय में कह रहा है कि भाई मेरा घोड़ा जो है वो काफी कमजोर है और काफी थक चुका है, जिसकी वजह से मुझे यह अनुभव मिला है।
मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी ही वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द जो आपके सामने है वह है यजमान। तो यजमान हम कैसे कहते हैं? यजमान, यजमान का अर्थ होता है ब्राह्मणों से धार्मिक कार्य करवाने वाला। ब्राह्मणों से धार्मिक कार्य करवाने वाला। जो ब्राह्मणों से धार्मिक कार्य करवाता है जैसे पूजा अर्चना वगैरह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यजमान। चलिए आगे देखते हैं इसमें। लंकोर में वह अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं, रात में लेखक ने वह खाया। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू भूमि का वह हिस्सा जो पानी में उभरा हुआ हो या चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम वहां पर टापू कह सकते हैं। जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब देखिए गंडा का यहाँ पे क्या अर्थ है? गंडा कहते हैं हम लोग एक कोई भी भारवाहक जो वजन ढोने का काम करता है, भारवाहक, ऐसा कुछ उन्होंने बना लिया वहां पर। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा, लेखक ने सुमति से कहा। सुमति ने उनकी बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। अब देखिए तिब्बत जो है वह एक हम कह सकते हैं कि वहां की ऊंचाई काफी है, तो वहां पर धूप भी काफी तेज होती है। जितनी ठंड होती है उतनी ही ज्यादा धूप भी वहां पर काफी तेज होती है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ललाट शब्द का अर्थ होता है, ललाट शब्द हम कह सकते हैं मस्तक या फिर माथा। ललाट शब्द का यहां पर क्या अर्थ है? मस्तक या फिर हम कह सकते हैं माथा। तो लेखक जो है उसका माथा जो है धूप की वजह से काफी जल रहा है। उसका ललाट यानी मस्तक जो है वो धूप की तरफ है, सामने है, तो वह धूप से काफी जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। अब देखिए जो उसका सामना यहाँ पे जो उसका चेहरा है, मस्तक है, वह धूप की तरफ है, तो वह काफी गर्मी उसे महसूस हो रही है। और पीछे की तरफ उसका जो पिछला कंधा जो है वहां पर वो काफी उसे सर्दी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वह काफी ठंडा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, यानी कि तिब्बत की जमीन जो है वह भी काफी छोटे बड़े जो जागीरदार थे उनमें भी वह जमीन बटी हुई थी। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मजदूर, अब देखिए बेगार मजदूरों के बारे में आपने अपने सामाजिक विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा। बेगार मजदूर वे मजदूर होते हैं जिनको आप कुछ भी बिना कुछ भी आप दिए उनसे आप कार्य करवा सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं, तो उन्हें हम बेगार मजदूर कहते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता।
शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिसको नम से भी हम कह सकते हैं, बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष यानी कि काफी अच्छे थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि अब देखिए, हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि लेखक राहुल सांकृत्यायन जी जो थे, वे एक भिखमंगे के छद्म वेश में यात्रा कर रहे थे। तो उनको अब अपने यहाँ पे वेश के बारे में, अपने भेष के बारे में ख्याल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर, जो बुद्ध वचन अनुवाद कहे जाते हैं, कि हस्तलिखित यानी हाथों द्वारा लिखी गई 103 पोथियां रखी हुई थी। पोथी जिसे हम कहते हैं कोई भी पुस्तक या ग्रंथ। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर था मतलब जो लेखक था वह पुस्तक पढ़ना उसने शुरू कर दी थी। अपने चारों तरफ से वह पुस्तकों से एक तरीके से घिरा हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो देखिए, यह था राहुल सांकृत्यायन जी का ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत, जिसमें उन्होंने अपनी तिब्बत की नेपाल के रास्ते के द्वारा जो भी यात्रा थी, उनके जो भी अनुभव थे इस यात्रा के दौरान, उन सभी अनुभवों को उन्होंने हमसे साझा किया। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न अभ्यास की। प्रश्न संख्या 1। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हम इस बारे में पहले भी पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि जब लेखक अपनी पहली बार जब तिब्बत के उस मार्ग से होकर गया था, नेपाल के रास्ते होकर गया था, तो वहां पर वह भद्र वेश में भी उसे अच्छा खासा हम कह सकते हैं अनुभव उसे मिला, लेकिन दूसरी बार उसे वहां पर भिखमंगे के वेश में उसे जाना पड़ा। तो इसके पीछे क्या कारण था? हम लोग इसके बारे में हम शुरुआत में ही चर्चा कर चुके हैं और आपको वही जवाब यहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इस बारे में भी हमने चर्चा की है पिछली कक्षा में, जहां पे आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? अब देखिए, हम इस बारे में भी हमने बात की है कि भाई जो लेखक जो था उसने अपनी यात्रा के दौरान उसने कई सारी कठिनाइयों का सामना किया। बहुत सारे उसके अच्छे अनुभव भी रहे, कुछ बुरे अनुभव भी रहे। बुरे अनुभव से मतलब थकान, या फिर उसका घोड़ा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था या चल नहीं पा रहा था, वह भी काफी थक गया था। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो उसकी जो ये कठिनाइयां थी, ये भी वजह रही थी वहां पर कि जिनकी वजह से लेखक जो था वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। तो यही बात आपको यहाँ पर इसके उत्तर स्वरूप लिखनी है। प्रश्न संख्या 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अभी अभी हमने इसके शेष भाग में ही इस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप की हमने चर्चा की थी, तो आप वहां से इसे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यह प्रश्न आपका जो प्रश्न 3 है उसी के समान है, लेकिन उत्तर यहाँ पर थोड़े से अंतर उनमें हो सकता है, तो आपको वह यहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। पिछली कक्षा में हमने इस बारे में ही चर्चा की थी कि भाई उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, कि लोग अपरिचित होने के बावजूद भी वहां पर जाति प्रथा का कोई नामो निशान नहीं था। वे लोग अपरिचित से भी इस तरीके का भेदभाव रखते थे जैसे वे उनके जानकार हो, उनके परिचित हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। तो ऐसे ही इन्हीं सारी बुनियादों पर आपको यहाँ पर प्रश्न 6 का उत्तर लिखना है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रश्न संख्या 7। मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? अब देखिए, प्रश्न संख्या 7 जो है वह बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें आपको दिए गए वाक्य का आपको अर्थ बताना है कि उसका संकेतार्थक अर्थ यहाँ पर क्या है।
चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की, यानी कि रचना और अभिव्यक्ति की। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति भी कई प्रकार के होते हैं, लोग भी कई प्रकार के होते हैं। किसी का जो आचरण होता है, किसी का व्यवहार जो होता है, किसी का नेचर होता है, वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के होते हैं। कोई लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनका स्वभाव ही इस तरीके का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ में जल्दी सामंजस्य यानी आपसी उनके विचार नहीं मिल पाते, तो वे थोड़े एकांत में रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं, विमुख होकर रहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अगर हम देखें तो सुमति के लगभग हर जगह पर यजमान उनके व्याप्त, मतलब हर जगह पर उन्हें मिल गए थे। तो इन बिंदुओं के आधार पर आप कैसे कह सकते हो कि भाई सुमति का जो व्यवहार था, जो उनका व्यक्तित्व था, वह कैसा था। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे इसका उत्तर लिखना होगा। प्रश्न संख्या 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। देखिए, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग देखें तो हम किसी भी व्यक्ति को उसके वेशभूषा से, उसके बोलने के तरीके से, उसके व्यवहार से हम उसकी पहचान करते हैं कि भाई यह जो व्यक्ति हमारे सामने है वह कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, इसकी मनोवृत्ति कैसी होगी। तो लेकिन अगर हमारे सामने कुछ ऐसी स्थिति आए कि भाई सामने वाला इंसान कुछ बोल नहीं रहा, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि भाई यह जो व्यक्ति है वह भद्र व्यक्ति है, वह अच्छा है। तो वो वहां पर उसकी वेशभूषा से ही हमें पता चलता है, या उसके चलने उठने बैठने का जो उसका ढंग होगा, जिस तरीके से वह, अब देखिए स्थिति तो यहाँ पर यह है कि वह बोल नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि हम वहां पर उसकी वेशभूषा से ही पहचानेंगे। अगर वह फटे हुए कपड़े पहना हुआ है या फिर उसके कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं, तो हो सकता है हम वहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया कोई भिखारी हो सकता है, या कोई बहुत ही आलीशान, या हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छे वस्त्र उसने पहन रखे हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई यह जो व्यक्ति है वह काफी रईस हो सकता है, या फिर इसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वेशभूषा होती है वह हमारे चरित्र को या हमारे आचरण का एक दर्पण की तरह से होती है, एक आईने की तरह से होती है। तो अब हमें यहाँ पर आपको बताना है कि भाई आप किस तरीके से यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह भद्र है या किसी और व्यवहार से ग्रसित है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वेशभूषा के आधार पर किसी का भी आचरण, वहां पर यह पता लगाना कि वह कैसा है कैसा नहीं, कहां तक सही है, और इस पर आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने होंगे। प्रश्न संख्या 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। अब देखिए, आप लोगों में से भी हो सकता है बहुत सारे लोग जो हो वो कहीं ऐसी जगह से आए हो या कहीं ऐसी जगह पर रहते हो जो कि पहाड़ वाले इलाके हो, जहां पे पहाड़ हो, चोटियां हो। तो फिर यहाँ पर आप जो भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं तिब्बत की इस यात्रा वृत्तांत में, हो सकता है कि ये भौगोलिक स्थितियां आपके घर या आपके आसपास का जो वातावरण है वहां की भौगोलिक स्थितियों से मिलती जुलती हो। तो आपको उसी के आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना होगा। प्रश्न संख्या 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो अब देखिए, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको अपने शब्दों में, आपने भी कोई यात्रा की होगी, हो सकता है किसी तीर्थ स्थान की यात्रा की हो, या फिर आप कहीं अपने परिवार सपरिवार आप कहीं घूमने गए हो, कहीं हिमालय की तरफ पर, या कहीं पे आप नीचे साउथ की तरफ अगर हम लोग देखें वहां आप गए हो, दक्षिण में गए हो, कन्याकुमारी या किसी भी तीर्थ स्थान पर। तो आपकी जो भी यात्रा थी, आप उन अनुभवों को आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो वही आपको यहाँ पे उत्तर स्वरूप लिखना होगा। प्रश्न संख्या 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है। देखिए, अभी अभी हमने इस बारे में चर्चा की थी, या पिछली कक्षा में भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि यह राहुल सांकृत्यायन का एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जिसमें हम अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों के साथ लिखित भाषा में साझा करते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि यह एक साहित्य की भाषा शैली है, या हम ये कह सकते हैं साहित्य का एक स्वरूप है, साहित्य का एक रूप है। जिस तरीके से उपन्यास होते हैं,
लघु कथाएं होती हैं, कहानियां होती हैं, या फिर आपके संवाद रूपी जो ना कहानियां होती हैं, तो ऐसे ही तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह भी यात्रा वृत्तांत भी एक साहित्य की एक शैली है, एक विधा है। तो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में ऐसी कौन कौन सी विधाएं मौजूद हैं या उनकी उपस्थिति है वह आपको बतानी है, और किस तरह से यह यात्रा वृत्तांत जो है वह उन विधाओं से अलग है वह भी आपको यहाँ पे बताना होगा, उसकी भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं भाषा अध्ययन की। प्रश्न संख्या 13, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। अब देखिए एक ही, अगर हम इन तीनों के तीनों वाक्यों की बात करें तो इन तीनों का अर्थ जो है वह समान है, एक ही अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। तो यानी कि हम एक बात को कई तरीके से हम हिंदी भाषा में कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो नीचे दिया गया वाक्य है उसमें आपको इसी वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखना है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, जान नहीं पड़ता था मतलब मालूम नहीं पड़ता था कि वह घोड़ा जो है आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो इस वाक्य को आपको अलग अलग तरीकों से लिखना है। प्रश्न संख्या 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। अब देखिए ऐसे बहुत से शब्द होते हैं हमारी भाषा में जो कि हमारे इलाके यानी कि हम कह सकते हैं हमारे एरिया या कोई पर्टिकुलर एरिया के होते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी एक स्थान विशेष पर बोले जाते हैं वह आपके शब्द हो सकते हैं, आप किसी स्थान विशेष से हो वहां के शब्द हो। तो ऐसे शब्दों को हम लोग कैसे शब्द कहते हैं? आंचलिक शब्द कहते हैं। वो किसी एक विशेष प्रकार के स्थान यानी अंचल के होते हैं। तो पाठ में ऐसे कौन कौन से आंचलिक शब्द आए हैं आपको उनको ढूंढकर यहां पर लिखना होगा। प्रश्न संख्या 15, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। तो यह प्रश्न काफी आसान है जिसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्येतर सक्रियता। पहला प्रश्न, यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से किस प्रकार भिन्न होगी, कैसे अलग हो सकती है? तो देखिए राहुल सांकृत्यायन ने जो अपनी यात्रा की थी तिब्बत की, उसमें उन्होंने बताया था कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। वहां पर प्रशासनिक कमियां हमें देखने को मिलती थी कि वहां पर जिस तरीके से कह सकते हैं कोई कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। हो सकता है कि अब अगर हम लोग तिब्बत की यात्रा करें तो हमें वे सारी कठिनाइयां हमें ना देखनी पड़े जो कि राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्रा के दौरान देखी थी। तो आप उसके आधार पर आप यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, क्या आपके किसी परिचित को यानी कि परिचित यानी आपका कोई भी जान पहचान का, आपका मित्र भी हो सकता है, आपके कोई भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, कि आपके किसी परिचित को घुमक्कड़ी यायावरी का शौक है, यानी कि घूमना फिरना, किसी ऐसी जगह पर या किसी तीर्थ स्थान पे जाना या कुछ ऐसी अनजानी जगहों पे जाना जहां पर वह घूमते हो और अपने अनुभवों को लिखते हो या आपको बताते हो। उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई, काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखें। अब देखिए कहते हैं कि इंसान 2 नावों पर पैर रख के यात्रा नहीं कर सकता, पानी या नदी को पार नहीं कर सकता। तो वही चीज है कि अगर आप कहीं ना कहीं इस एरिया में जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस दिशा में जाते हैं, तो आपको आपकी पढ़ाई जो है उस पर इसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा। तो आपको वही यहाँ पर लिखना है कि आपके मित्र के इस शौक की वजह से उसकी पढ़ाई या उसकी जो विशेष कार्य हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्या वह उनको भी ठीक तरीके से पूरा कर पाता है या नहीं, वह आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 3, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दे रखा है, आपको इसको पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए जो भी प्रश्न है आपको उनके उत्तर लिखने होंगे। आप इस गद्यांश को अपनी जो भी आपकी पुस्तक है जिसमें आप अपने उत्तरों को लिखेंगे उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने गद्यांश का पहला अक्षर लिख दिया और उसके बाद आप डॉटेड लाइन करके आप इस गद्यांश का आखिरी अक्षर लिख दीजिए और उसके बाद आप इसके प्रश्न उत्तर को वहां पर बारी बारी से लिख सकते हैं। तो यह थी आज की कक्षा। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट की।